तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। एज यूजल आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव जी आपके साथ जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो शेयर करना है। और ऑब्वियसली विद जो मेरे टैक्सेस के कुछ अकाउंटिंग की या टैक्स की इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करना है। तो जिन दोस्तों के क्वेश्चन हो वो लाइव आ जाए। मैं इस पे ना लिंक भी शेयर करने लगा हूँ जी। अगर कोई लाइव क्वेश्चन करना चाहे तो मैं वो भी लिंक आपको देने लगा हूँ जी। मैं मीट का लिंक जी लोगों को दे रहा हूँ। अगर कोई लाइव आके क्वेश्चन करना चाहे तो वो भी अवेलेबल होगा जी हमारे पास। जी ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ जी। अगर कोई लाइव क्वेश्चन आके करना चाहे तो ये मैंने मीट का जो लिंक है वो सेंड कर दिया जी। ये यूट्यूब पे भी मैं कर देता हूँ जी। अगर कोई आके लाइव क्वेश्चन करना चाहे तो इस पे भी लाइव क्वेश्चन वो मीट पे आके मेरे साथ कर सकता है जी। जी जनाब। तो इस तरह हम लोग जो है इसको तीन चार जगहों पे एट द सेम टाइम, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे और मीट के ऊपर जो है इसको रन कर रहे हैं जी। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो कर सकता है जी। मैं शेयरिंग की तरफ चलता हूँ जी अपनी। हाँ जी। ये इससे पहले कि आपके क्वेश्चन आए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ जी। जी जनाब। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जी, इससे पहले कि आप लोग सवाल करें वन बाय वन करके, जी मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ जी। पहले मैं पेस्ट कर लूँ फिर आप लोगों के साथ इसको शेयर करता हूँ जी। पहला आज का क्वेश्चन है जी कि डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, व्हाट इज देयर नेसेसिटी। देखिए अकाउंटिंग के बगैर तो आप किसी से रिसीवेबल पेबल आपका होगा या एक्सपेंसेस होंगे या आपके लाइबिलिटीज होंगी या सेल्स होंगी, कोई भी चीज़ आप डिटरमिन नहीं कर सकते। ये तो उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। नंबर टू ये है इसकी नेसेसिटी क्या है। आपके पास एक्चुअल डाटा होता है जो रिलायबल होता है, जिसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाइबल होती है अगर आपने रिकॉर्डिंग सही की है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। सो ये तो बड़ा क्लियर कट एक मैसेज है कि अकाउंटिंग के बगैर अब आगे चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है। मैंने लिंक शेयर किया हुआ है जी। जो लाइव क्वेश्चन करना चाहें वो भी आगे कर सकते हैं जी। जी अब शाहिद महबूब साहब का पहला सवाल आ गया जी। वो कह रहे हैं विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 153 रॉन्गली डिपॉजिटेड अगेंस्ट रॉन्ग पार्टी, व्हाट इज द प्रोसीजर। शाहिद महबूब साहब आपको ये करना पड़ेगा, एक्चुअली आप अपने सीपीआर की करेक्शन करवा लें। अगर तो जो गलती से जमा हुआ है वो भी लिख के दे दें और एफिडेविट एक आपको लिख के देना पड़ेगा टैक्स ऑफिस में, जिस पे फिर आपकी सीपीआर की करेक्शन हो जाएगी।
तो लेकिन आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को ज़रा वेरीफाई करके जाइएगा, क्योंकि ये ना हो कि बाद में फिर आपको जवाब देना जो है वो मुश्किल हो जाए जी। तो ये एक CPR की करेक्शन का एक प्रोसीजर है, वो आपको अडॉप्ट करके आप इसको कर सकते हैं। तो शाहिद महमूद साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें, और मैं नेक्स्ट चलता हूँ जी आगे, कोई और सवाल हो। जी जनाब, आप लोगों के लिए मैंने लिंक भी शेयर कर दिया जी मीट का, अगर आपको क्वेश्चन करना चाहें तो लाइव आके भी कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट चलता हूँ जी आगे। एक अकाउंटिंग का जी, फिर एक एक टैक्स का लेंगे हम। सॉरी जी, ये फोन आ गया। इफ्तिखार साहब, लाइव सेशन चल रहा है, इंशाल्लाह ताला 9 बजे के बाद कर ले, कोई अर्जेंसी तो नहीं है? हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, 9 बजे के बाद कर ले, ठीक है? ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मेरे पास। अच्छा जी, फिर शायद महबूब साहब ने ओके कर दिया जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ एरियर सैलरी रिसीव्ड इन करंट ईयर। जी मैं पहले टाइप कर दूं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको एरियर सैलरी रिसीव हो रही है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको करंट ईयर की इनकम में ऐड कर लें और उस पर टैक्स पे कर दें, या आप उसको रिस्पेक्टिव टैक्स ईयर या ईयर जिससे वो रिलेट करती है वहां जाके ऐड कर लें, और उस पर जो टैक्स आपका टोटल बनता है वो आप पे कर दें, या एडजस्टमेंट ले लें। तो दोनों तरफ जो कम होगा उसको आप चूज कर सकते हैं। करंट ईयर में चूज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक करंट ईयर में आप ऐड करके ऑफर करेंगे। और अगर प्रीसीडिंग टैक्स ईयर या ईयर्स में जाना है तो फिर आपको ऑप्शन जो है लिख के आपको इनकम टैक्स रिटर्न के साथ वो फाइल करनी पड़ेगी। ये जनाब एरियर से कनेक्टेड था। अब मैं एक सवाल ले रहा हूँ जी काउंटिंग से, और एक ले रहा हूँ टैक्स के अंदर से। आप लोगों के जो सवाल आते जाएंगे उसको मैं लेता जाऊंगा जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मेरे पास जी मैं पेस्ट कर लूं, फिर आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी बेसिकली अकाउंटिंग से है। डिफाइन द टर्म अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अकाउंटिंग कन्वेंशन। जी जनाब, इस पे बात होने जा रही है। एक्चुअली अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे दो चीजें हैं जी, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जिन प्रिंसिपल्स पे अकाउंटिंग बेस करती है उसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और जिन रेगुलेशंस को अकाउंटेंट फॉलो करता है उसको अकाउंटिंग की कन्वेंशन कहा जाता है। जैसे मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। तो ये तीन दोनों चीजें अलग अलग हैं जी। हाँ जी, चले ये भी हो गया जी। अच्छा जी, इसके अलावा मैं नेक्स्ट चलता हूँ जी आगे। अब टैक्स की तरफ को सवाल निकालते हैं। नेक्स्ट जी टैक्स का क्वेश्चन है, वो मैंने पेस्ट कर दिया, फिर मैं शेयरिंग करता हूँ आप लोगों से। जी क्वेश्चन बेसिकली ये है कि प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रिवेंशन फ्रॉम डबल डिडक्शन एंड डबल टैक्सेशन। देखें 73 सेक्शन है जो कहता है कि आप एक इनकम पे अगर आप अक्रूवल पे ऑफर कर देते हैं टैक्स, तो फिर रिसीट बेसिस पे नहीं करेंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस अगर अक्रूवल बेसिस पे माइनस हो जाएंगे तो फिर जब आप इसकी पेमेंट करेंगे तो ये एक्सपेंस आप माइनस नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ लिमिटेशन है कि एक इनकम पे 2 दफा टैक्स नहीं लगेगा, और एक एक्सपेंस भी 2 दफा आप माइनस नहीं कर सकते। डबल डिडक्शन भी नहीं है और डबल टैक्सेशन भी नहीं है। जी जनाब, आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कर लीजिएगा, मैं तो अपनी शेयरिंग कर ही रहा हूँ जी। मैं नेक्स्ट अब अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन लेता हूँ जी।
मैं क्वेश्चन पहले पेस्ट कर दूं जी, फिर मैं आपसे इसका आंसर जो है वो शेयर करता हूँ। ये सवाल है जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस इन ब्रीफ। जी इसके बारे में बात होने जा रही है जी। मैं मटेरियल तो आपके सामने रख दिया है, मैं अब इस पर शेयरिंग कर देता हूँ। पहले मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही शेयर कर रहा हूँ। जी मैं पहले लिस्ट बना दूं, फिर वन बाय वन करके इस पे आपसे बात कर लेता हूँ। नंबर 2, चले अभी पहले इन दो की बात करते हैं जी, फिर आगे बात करते हैं। जी सबसे पहले है जी मैं बिल्कुल आपका सवाल लेता हूं जी। जी वहीद अख्तर साहब है, उनका सवाल मैं पहले लेता हूँ, फिर अपना कॉन्सेप्ट में वापस आऊंगा जी। वो कह रहे हैं, व्हाट आर द बेसिक टू बिकम विद होल्डिंग एजेंट फॉर बिजनेस इंडिविजुअल इफ ही इज रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स एंड इफ ही इज नॉट रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स। वहीद अख्तर साहब, आपको ना विद होल्डिंग एजेंट इनकम टैक्स में बनने के लिए अगर आप गुड्स सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं तो फिर आपको उसकी जो प्रिस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन है उसको देखना पड़ेगा। अगर आप कंपनी है, अगर आपकी टर्नओवर 50 मिलियन से अब वो 100 मिलियन कर दी है, उससे ज़्यादा होगी सेल टैक्स में अगर आप रजिस्टर्ड हैं और टर्नओवर ज़्यादा होगी, ठीक है। और उनमें अगर आप बिल्डर या डेवलपर है, कोई भी कंडीशन जो उसमें स्पेसिफाइड है अगर वो मेट कर देते हैं तो आप इनकम टैक्स लॉ में विद होल्डिंग एजेंट बन जाएंगे। तो ये ज़रा 153 सेक्शन को ज़रा देखें, उसमें प्रिस्क्राइब पर्सन वो किसको कहता है। तो वहीद अख्तर साहब, मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। कोई और सवाल हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। जी जनाब, यूट्यूब पे सवाल आया जी, एयर कमांडोर रिटायर्ड मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं जी। वेलकम सर, बहुत खुशी है मुझे आप हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं, गॉड ब्लेस यू नदीम बेटा, माशाल्लाह लुकिंग हैंडसम। बड़ी मेहरबानी सर, बस दुआ कर दिया करें, अल्लाह जो है दुआओं से बड़े मसाइल जो है बंदे के हल कर देता है। जी जनाब, आपका सर कोई सवाल हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब बात हो रही है आपकी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट है, और भी हैं लेकिन अभी वन बाय वन करके बात करते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर सोल प्रोप्राइटर है तो आपकी पर्सनल जो एंटिटी है, आपकी पर्सनल हैसियत अलग रहेगी और आपका जो बिजनेस का है वो अलग रहेगा। मसलन अगर आप प्रोप्राइटर है एक बिजनेस में और बिजनेस में कैपिटल लेके आते हैं तो आपके लिए जो रिसीवेबल है वो बुक्स में, कंपनी की बुक्स में वो पेबल स्टैंड कर रहा होगा। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग रहेंगी, आपकी पर्सनल ट्रांजेक्शन अलग रहेंगी और बिजनेस की अलग रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न ये है कि जी आप इस तरह एंट्रीज करेंगे कि बिजनेस विद गोन, और आगे सेल परचेज होगी, रनिंग बिजनेस होगा, इसी तरह गोन होगा। क्योंकि अगर रनिंग नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर वो मार्केट वैल्यूज या जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उस तरह नहीं स्टैंड कर पाएंगी। जी जनाब, ये मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था जी। अगर कोई और सवाल हो, मैंने आप लोगों को लाइव लिंक भी शेयर कर दिया जी। अगर कोई लाइव आके मीट पे लाइव क्वेश्चन करना चाहे, टाइप करने की बजाय वो बोलना चाहे तो उसमें भी आ सकते हैं। मैंने शुरू में लिंक जो है वो सेंड कर दिया मीट का जी। जी जनाब, अच्छा उसके बाद मेरे अगले कॉन्सेप्ट है जी, मैं आगे चलूँ फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट है जी मेरा तीसरे नंबर पे, और फिर नंबर 4 भी है साथ ही, ये भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ। जी ये मैं दूसरी तरफ भी टाइप कर दूं जी, पेस्ट कर दूं ज़रा। मोहम्मद आतिफ इरशाद साहब कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कर लीजिएगा जी। जी नेक्स्ट अब आपके पास आ रहा है
मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट। पहले मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं जी, फिर अगले की बात करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ मनी मेजरमेंट, जिस ट्रांजैक्शन को इन टर्म्स ऑफ रुपीज आप कन्वर्ट कर सके, सिर्फ उसी को वो रिकॉर्ड करेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता। हाँ, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर में आप दे दे तो अलग चीज़ है। इन टर्म्स ऑफ रुपीज जब तक आप ट्रांजैक्शन नहीं बताएंगे वो इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे बनाना है। इसमें जनरली फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं बेस बनाया जाता, यानी जो रियल ट्रांजैक्शन है जिस पे आपने ट्रांजैक्शन की थी उसी वैल्यू पे इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है अकाउंटिंग के अंदर। ये इसका कॉन्सेप्ट है जी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जी। हमारी स्टूडेंट है जी मिस शबाना संधू, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस, कोई सवाल हो तो ज़रूर कर लीजिएगा जी। जनाब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी मेरे पास जो कॉन्सेप्ट अभी बाकी हैं जी थोड़े से, वो मैं शेयर कर लूँ आपसे। नंबर 5 है जी डुअल कॉन्सेप्ट, और इसके साथ नंबर 6 है जी अकाउंटिंग, और एक मैं नेक्स्ट भी कर देता हूँ जी। अच्छा चले, पहले हम इसको कर लें फिर आगे बात करते हैं जी। अब सबसे पहले है जी इसका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आप सबको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पे, पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे बेस करती है। तो उसका एक प्लस है एक माइनस है, उसको डेबिट और क्रेडिट भी कह सकते हैं। अब डेबिट में एसेट और एक्सपेंस में इंक्रीज डेबिट होगी, इनकम और लायबिलिटी में इंक्रीज क्रेडिट होगा। इनमें कमी जो होगी इन्वर्स हो जाएगी, यानी अगर एसेट और एक्सपेंस में कमी है तो वो क्रेडिट होगा, और इनकम और लायबिलिटी में अगर कमी होगी तो वो डेबिट होंगे। ये डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट है जी, जिसकी बेस पे बैलेंस शीट सारे अकाउंट्स जो है बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल पीरियड रिकॉर्ड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जाहिर बात है कहीं ना कहीं आपको ईयर एंड करना पड़ेगा, 1 माह का, 6 माह का, 1 साल का। तो वो आप उस पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस किसी वक्त भी बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं। फिर उसकी रिपोर्टिंग भी आपको पता है टैक्स ऑफिस में या SCCP के पास कंपनी को करनी पड़ती है। मिस कह रही है जी सर आप सलामत रहे। मिस थैंक यू वेरी मच मिस सुभाना संधू, कोई सवाल हो तो ज़रूर कर लीजिएगा जी। जनाब नेक्स्ट है जी, एक सवाल आ गया है जी। मोहम्मद आतिफ इरशाद साहब कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन है कि अगर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हुआ है कैश में, उस पे विद होल्डिंग भी हुई है सेक्शन 236D में, तो क्या कैश में पे हुआ एक्सपेंस हम कंपनी की रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं? MIS में भी शोन है। देखें आतिफ इरशाद साहब, बात ये हो रही है अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए कोई एक्सपेंस करते हैं, पहले तो आप नोट कर लें उसका पर्पस बिजनेस होना चाहिए। फिर उसको जहां लॉ आपको कहता है क्रॉस चेक है तो क्रॉस चेक एप्लीकेबल होना चाहिए, और जहां आपने टैक्स काटना है, अगर आप विद होल्डिंग एजेंट है तो आप टैक्स काट के उसकी पेमेंट करेंगे, ठीक है। और फिर उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। ये तकरीबन चारों टेस्ट जो हैं ये तमाम एक्सपेंसेस पे अप्लाई किए जाते हैं जहां ये एप्लीकेबल होते हैं। सो आप ज़रा नोट कर लें कि आपने जब ये एक्सपेंस करना है तो आपने चारों कंडीशंस को मेट करना है, तभी आप कंपनी में एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कंडीशन है, लेकिन ये 4 तो मस्ट आपको इसकी जो कंडीशन है वो मेट करनी है। तो मोहम्मद आतिफ इरशाद साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें जी। जनाब मैं फेसबुक पे देखूँ कोई सवाल आ गया हो तो जी जनाब। अच्छा नेक्स्ट मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं जी, 6 मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो आपके सामने है, 2 और है जी वो मैं शेयर कर लूँ। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में शेयर कर रहा हूँ। 7 नंबर पे है जी मेरे पास मैचिंग कॉन्सेप्ट्स, और 8 नंबर पे है मेरे पास जी जनाब। ये 2 कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं जो वो कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये है कि आप जिस पीरियड का एक्सपेंस होगा उसी पीरियड का रेवेन्यू भी होगा, यानी अगर आप 1 माह के अकाउंट्स बना रहे हैं तो 1 माह के एक्सपेंस होंगे और 1 माह की इनकम होगी, तभी मैचिंग प्रिंसिपल होगा। वरना तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को जो बनाएंगे वो डिसऑर्ड हो जाएगा, वो या ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा।
इसी तरह जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, जब तक आप सेल नहीं करेंगे और श्योर नहीं हो जाएगा कि अमाउंट रिसीव होगी, आप सेल बुक नहीं कर सकते। ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है जी बेसिकली। ये थे जी कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हम आगे टैक्स का कोई सवाल ले लेते हैं, उस पर बात करते हैं जनाब। जी ये मैंने पेस्ट किया, मैं इसको अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक और सवाल आ गया जी, मैं बिल्कुल अभी लेता हूँ जी। मैं ज़रा ये क्वेश्चन पेस्ट कर दूँ, फिर मैं अपने जी RH एसोसिएट्स में से सवाल आया। वो कह रहे हैं सर अगर मैं अपने बैंक 40 मिलियन फॉरेन रेमिटेंस है, सेंडर मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी देता थ्रू एम्बेसी, और मैं सेंडर के बिहाफ पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूँ कि नहीं। देखें RH एसोसिएट्स में जो साहब भी हैं, आप ज़रा नोट करें कि पहले तो अथॉरिटी लेटर विल नॉट सर्व दी पर्पस। पहले वो प्रॉपर चैनल के थ्रू पाकिस्तान में पैसा आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिसने पैसा भेजा है उसका ज़ाहिरी बात है आपको बताना पड़ेगा कि आपने अब इसको होम रेमिटेंस में डालना है या कि आपने वो देखें 50 लाख तक तो आपको पता है, उससे ज़्यादा तो आप अदरवाइज अमाउंट ला नहीं सकते जो जिसका जवाब नहीं देना आपने, तो वो तो जवाब ख़त्म हो गया आपका। अब आप 40 मिलियन ला रहे हैं तो आपको बताना तो पड़ेगा पैसा किसने भेजा, वो वहाँ क्या करते हैं, क्योंकि एक ज़रा जेल में रखिएगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉ है ना वो भी आ गया हुआ है। तो ये ना हो कि आप पैसा शो करें, बाद में वो सवाल जवाब आपसे करना शुरू कर दें, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के लिए ऑलरेडी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो है 2010 बन गया है, जिसमें हम खुद भी कंप्लायंस कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी वो चेक एंड बैलेंस में ला रहे हैं। तो RH एसोसिएट्स अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ज़रा चेक एंड बैलेंस के साथ कीजिएगा। अच्छा जी, उन्होंने फिर एक और सवाल कर दिया। वो कह रहे हैं, मोहम्मद आतिफ इरशाद साहब कह रहे हैं सर सिर्फ क्रॉस चेक वाली कंडीशन मेट नहीं करती, लेकिन अगर एक्सपेंस क्लेम नहीं करते तो क्या हमें इसका नोटिस तो नहीं आएगा कि आपकी विदहोल्डिंग हुई लेकिन आपने वो बुक नहीं की रिटर्न में? बिल्कुल जी, बिल्कुल आएगा। आपको MI सिस्टम में अब जो ट्रांजैक्शन है उसको कवर करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहें। अभी गाड़ियां हैं, बैंक है, जितनी चीज़ें हैं, कितने एक्सपेंसेस हैं, जो कुछ भी हैं, अगर वो MI में जहाँ जहाँ जो जो आ रहा है उन सबको आपको कवर करना पड़ेगा, वरना ऑब्वियसली ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होगी और आपको नोटिस लाजमी इशू हो जाएगा इसका। सो मोहम्मद आतिफ इरशाद साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। अच्छा जी, यहाँ था मैंने सवाल एक डाला है जी, एक और जी ये मेरे पास है। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड फॉर विच सैलरी में बी ऑफर्ड बाय द ऑफर्ड फॉर टैक्स पर्पसेस अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001? जी जनाब, अब जहां तक मिनिमम की बात है, मिनिमम तो यह है कि आपको सैलरी रिसीव ही ना हो, ये मिनिमम है आपका कम से कम। और एक दिन की भी हो सकती है, एक साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है, लेकिन ऑफर फिर एक साल में एक साल ही की होगी। अब रही बात मैक्सिमम, मैक्सिमम पूरा साल आप काम करें, अपने पैसे रिसीव करें, कम से कम 0 हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे साल की अब तनख्वाह मिल जाएगी। तो वो क्या होगा कि आप वो टैक्स पर्पज़ के लिए आप, लेकिन 6 लाख रुपए तक अभी जो है आपको पता है टैक्सेबल इनकम पे 0% टैक्स होगा, और जो नॉन सैलरी वाला केस है उसमें 4 लाख रुपए तक 0% है नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर। जी जनाब, मैं और कोई सवाल हो तो मैं देख रहा हूँ जी। RH एसोसिएट्स का सवाल आया। वो कह रहे हैं सर सेंडर नॉन रेजिडेंट है और मनी थ्रू बैंकिंग चैनल है, सारे डॉक्यूमेंट्स थ्रू एम्बेसी रिसीव हो गए। देखिए बात ये हो रही है RH एसोसिएट्स में जो कोई साहब भी हैं, आप पहले ये जेहन में रखें कि अगर वो नॉन रेजिडेंट है बिल्कुल ठीक है और बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा है, तो फिर आपका रिलेशन क्या है उनके साथ, उन्होंने आपको क्यों पैसे दिए, दोस्त हैं, कज़न है, रिलेटिव हैं, ठीक है। अगर और फिर उसका उस बंदे का वहाँ नॉन रेजिडेंट होना ज़रूरी है, उसका सोर्स ऑफ इनकम वहाँ हो, वो डॉक्यूमेंट्स अपने भेजे, उन्होंने पैसे भेजे हों, आपको पैसे आए हों और आप उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो,
तो फिर बात समझ में आती है। जब तक दोनों पार्टीज क्लियर नहीं होंगी, इतनी आसानी से यहाँ से जान नहीं छूटेगी, क्योंकि ये आप 40 मिलियन की बात कर रहे हैं, छोटी रकम नहीं है। मोहम्मद आतिफ शाह ने कहा थैंक्स जी, आपका शुक्रिया जनाब, आपने सवाल किया। जी जनाब, ये तो मेरा, अच्छा जी मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट। मैं अब शेयर करने जा रहा हूँ जी काउंटिंग कन्वेंशन। 4 काउंटिंग कन्वेंशन है, वो मैं वन बाय वन करके आपसे शेयर करता हूँ जी। पहले है जी आपका, सबसे पहले है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। पहले प्रिंसिपल थे, अब डिस्क्लोजर। आर एच एसोसिएट्स कह रहे हैं रिलेशन हमारा क्लाइंट है। देखिए बात यह है, बिल्कुल ठीक है, अगर क्लाइंट है तो फिर अपनी चीज़ों को क्लियर करें ना, कि उसने होम रेमिटेंस के तौर पे आपको भेजा है, तो आप वहाँ पैसा कमाया गया है, उसके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और अगर रिटर्न वहाँ एप्लीकेबल है वो भी होनी चाहिए। पासपोर्ट वीज़े की कॉपी जेन्युइन होनी चाहिए, उसकी नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस आप चेक करेंगे, वहाँ इतना पैसा कमाया होना चाहिए, उसमें से बचा हो, उसने भेजा हो, आपको भेजा हो, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ब्लैक एंड वाइट होगी। तो तब आर एच एसोसिएट साहब, जो कोई भी आप हैं, तब आपकी चीज़ क्लियर होगी जी। पहला मैंने अकाउंटिंग का प्रिंसिपल, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आर एच एसोसिएट्स इसको ओके कर दीजिएगा जी। अब आपका नेक्स्ट आ रहा है जी अकाउंटिंग का कन्वेंशन। जो पहला है वो है डिस्क्लोजर। हर वो मटेरियल इंफॉर्मेशन जो जजमेंट ऑफ द यूजर जो है, जिसमें चाहे क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, ओनर्स हैं, दूसरे हैं, बैंकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, तो उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। ये पहला कन्वेंशन है जी इसका अकाउंटिंग का। मैं सेकंड, 4 है चूंकि कन्वेंशन, में दूसरे की तरफ चलता हूँ जी। दूसरा जी आपका मटीरियलिटी है जी। कन्वेंशन ऑफ हर मटीरियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। इमटीरियल का मतलब ये नहीं है कि वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन आप दूसरे में मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन हर मटीरियल ट्रांजैक्शन को आपको इसमें शो करना पड़ेगा जनाब। ये आपका नेक्स्ट है जी। मैं उधर भी पेश कर देता हूँ। ये दूसरा कन्वेंशन जी जो मैंने आपसे शेयर करना था जी। आर एच एसोसिएट्स ने कहा थैंक यू सर, आपका शुक्रिया जनाब। कोई और सवाल हो तो ज़रूर कर लीजिएगा जी जनाब। आगे मैं चलता हूँ जी, 2 हो गए जी, थर्ड की तरफ चलता हूँ मैं। तीसरा जी कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी है। ये मैं पेस्ट कर लूँ जी, फिर मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। आपकी पॉलिसी जो होगी वो कंसिस्टेंट होगी। ये नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें कि जितनी पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंटली अप्लाई की जाए, कि जो पिछले साल पॉलिसी थी वही इसी साल हो। अनलेस अदरवाइज अगर आपको चेंज करने की जरूरत हो आप कर सकते हैं। ये नंबर 4 है जी, आखिरी इसका जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये है जी आपके पास कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जी। आपने बड़ा कंजर्व होके इसको रिजर्व होके चीज़ों को चेक एंड बैलेंस में लेके आना है, और रिस्क जहां है उसको कवर करना है, ताकि बिजनेस को प्रोटेक्ट किया जा सके जी जनाब। ये तो थे जी अभी के जो कन्वेंशन थे। अब मैं टेक्स्ट में से एक सवाल निकाल रहा हूं जी। ये बड़ा एक अच्छा सवाल आपकी तरफ आ रहा है जी, कि
पहले मैं पेस्ट कर दूं, फिर मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। इनकम टैक्स लॉ में कब समझा जाता है कि सैलरी रिसीव्ड एंड पेड हो गई है? देखें, अमूमन प्रैक्टिस ये है कि लोग कहते हैं कि अगर एम्प्लॉई को रिसीव्ड हो तो रिसीव्ड हो जाता है, एम्प्लॉयर पे करे तो वो पेड हो जाता है। लेकिन लॉ ने थोड़ा इसको बेटर वे में एक्सप्लेन किया है। 69 सेक्शन के थ्रू उन्होंने ये बताया, अगर आप के बिहाफ पे आप खुद रिसीव कर लें, आपके बिहाफ पे थर्ड पर्सन रिसीव कर ले, लॉ मेड अवेलेबल आपको आप रिसीव ना करें या यूज़ कर लिया जाए, या लो उसको निकाल ले आपके अकाउंट में से जब टैक्सेस निकलते हैं, तो ये आपको पेड ही समझा जाएगा। इसी तरह मतलब आपको रिसीव्ड हो जाएगा। पेड का अब ये है कि अगर एम्प्लॉयर पे कर दे, उसके बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट के थ्रू को पार्टी पे कर दे, ठीक है, या आपके बिहाफ पे यूज कर दिया जाए या थर्ड पार्टी को चला जाए, तो यही समझा जाएगा कि ये सैलरी जो है पेड होगी है फ्रॉम एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो उन्होंने एक एलोबरेटिव वे में दोनों को डिफाइन कर दिया है कि रिसीव्ड और पेड कब समझा जाता है। जी मुमताज अली शेख साहब हैं, वो सवाल कर रहे हैं, सर एडवांस टैक्स 236H of pesticide is 0.5% of gross amount. Now tell me what rate is turnover rate on pesticide? देखिए बात ये हो रही है, अगर आपकी वही क्या कहते हैं 113 सेक्शन जो आपका अवेलेबल है, अगर आप उस पर आते हैं तो वो मिनिमम टैक्स है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है, आपको पता है वो राइस डीलर है, और जो जो रिड्यूस रेट वाले हैं वो भी हैं, जिसमें कम जो टर्नओवर जो है या फास्ट मूविंग एफएमसी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, तो उसमें रेट उन्होंने कम लगाया हुआ है। अदरवाइज आप किसी में भी नहीं जाएंगे या एग्जम्पशन नहीं होगी तो 1.5% रेट ही आपका होगा। जी मुमताज अली शेख साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। नेक्स्ट मेरा अकाउंटिंग का, तो ये अब टैक्स का कोई जो सवाल था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, अब अकाउंटिंग में से कुछ निकाल लेते हैं जी, एक और सवाल। जी नेक्स्ट मेरे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5 है जी, ये मैं पहले पेस्ट कर दूं फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मेंट बाय अकाउंटिंग एंटिटी, व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ अज्यूमिंग एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एंटिटी। बेसिकली वही पॉइंट आ रहा है, आप पर्सनल ट्रांजैक्शंस को वेल्थ में रिपोर्ट करेंगे और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू आएगी, ताकि बिजनेस को अलग रखा जाए और जाती चीज़ों को अलग रखा जाए। बेसिकली मेन पर्पज जो है वो आपके सामने है। जी जनाब, अब मैं टैक्स में से एक सवाल निकाल रहा हूँ जी। जी नेक्स्ट मेरे पास है 2 क्वेश्चन है जी ये मैंने पेस्ट कर दिए हैं, मैं फिर इस पे अभी शेयरिंग भी करता हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले है जी, इज पेंशन इज ए पार्ट ऑफ सैलरी। बिल्कुल ऐसी है जी, अगर आप एज ए एम्प्लॉय रिसीव करेंगे तो ये पार्ट ऑफ सैलरी होगा, लेकिन अगर आप अदर देन एम्प्लॉय रिसीव करेंगे तो फिर ये अदर इनकम में जाएगा, पार्ट ऑफ सैलरी नहीं बनेगा। इसी तरह इफ आंसर टू द अबव इज यस देन व्हाई सो एंड इफ नॉट देन व्हाई सो, क्योंकि एज ए एम्प्लॉय जो बेनिफिट आपको रिसीव होता है, चाहे वो रिटायरमेंट का हो या प्रॉफिट इन एडिशन टू सैलरी हो, वो पार्ट ऑफ सैलरी ही बनता है। आगे वो एग्जेम्प्ट है या पार्टली एग्जेम्प्ट है या फुली एग्जेम्प्ट है, वो बात की बात है। पहले इनकम आएगी, फिर टोटल इनकम आएगी, फिर टैक्सेबल इनकम आएगी। जी जनाब, आगे चलता हूँ जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 6 है जी, मैं पहले पेस्ट कर लूं फिर आपसे शेयरिंग करता हूं जी। नेक्स्ट मेरे पास है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। देखिए बात ये हो रही है कि अगर बिजनेस चल रहा होगा, सेल परचेज हो रही है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एसेट डेफिसिट हो रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें सब हो रही हैं, लेकिन अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं है तो सारी चीज़ों की वो क्या कहते हैं पोजीशन डिस्टॉर्ट हो जाएगी, और एसेट की रिसीवेबिलिटी और पेमेंट्स के भी जो ड्यू डेट है उससे पहले लोग पैसे लेने आपके पास आ जाएंगे, तो सब कुछ बदल जाएगा
ये बेसिकली गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ गोल्डन हैंडशेक अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय जी। इस पे बात होने करते हैं जी हम लोग। अगर आपको गोल्डन हैंडशेक अमाउंट रिसीव होती है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको करंट ईयर की इनकम में ऐड करके टैक्स पे कर दें, या उसको लास्ट 3 इयर्स का जो एवरेज रेट है वो आप गोल्डन हैंडशेक पेमेंट को लगा के और उसको जो है फिर आप उसको सेपरेट कर दें और करंट ईयर की इनकम को सेपरेट कर दें, फिर दोनों का टैक्स निकाल लें। अब कंपैरिजन कर लें, आप जब आपने टोटल में ऐड किया था और अब उसको अलग अलग करके किया, तब भी अब दोनों को ऐड करके टैक्स देख लें, जिस तरफ कम होगा वही चीज़ आप उसकी अवेल कर सकते हैं। अगर आपने करंट ईयर में ऐड करना है तो फिर ऑप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपने लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रेट लगाना है तो उसकी ऑप्शन लेके विद द रिटर्न आपको जो है वो फाइल करना पड़ेगा कि जी मैं ये ऑप्शन अवेल कर रहा हूँ। जी जनाब, अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ जी। ले जी, काउंटिंग वाले तो मेरे क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरे हो गए। मैं टैक्स वाले बाकी देखता हूँ जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा जी। जी जनाब, मैं आगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पेश कर रहा हूँ जी। हाँ जी, सवाल ये है कि जी हाउ हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय विल बी टैक्स्ड। इसमें दो पॉइंट्स हैं जी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है तो फिर उसको वो चेक कर ले कि कितना उसको एग्जाम्प्ट है और कितना टैक्सेबल है, नंबर 1। और प्राइवेट सेक्टर में चूंकि ये टोटली टैक्सेबल है तो इसको आप एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड कर देंगे। जी जनाब, ये हाउस रेंट अलाउंस से कनेक्शन था जी, कनेक्टेड क्वेश्चन था। मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट है जी मेरे पास, ये क्वेश्चन मैं पेस्ट कर दूं जी, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। What is meant by term perquisites and how the same shall be computed for income tax purposes when received from employer। अब ओबियसली जो बेनिफिट आपको दिए जाते हैं वो इसमें मैं बात करता हूँ। इससे पहले मोहम्मद अमीन शेख साहब का सवाल आ गया। कह रहे डियर सर, नो डाउट दिस प्रोग्राम इज गोइंग वेरी नाइस इफ फर्दर ऐड थ्रू वॉइस मैसेज क्वेश्चन। अमीन शेख साहब, मैंने ना लिंक ऊपर सेंड कर दिया है आपको। मैं 1 मिनट। अमीन साहब, ये मैंने लिंक भेजा है। ये आप लोग पहले भी मैंने भेजा है, मैं फिर दोबारा भेज देता हूँ। आप लोग इसको क्लिक करके लाइव मेरे साथ क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। मैंने मीट का लिंक आपको भेजा है, आप आ जाए मेरे साथ और आके सवाल कर ले इसमें। जी जनाब, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। जी अगला सवाल आया मेरे पास, वो कह रहे हैं इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इफ 80% इनकम इज फ्रॉम एओपी, तो क्या फिर भी मुझे एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं। ये बात ये हो रही है जनाब, बात 80% की बात नहीं है। बात यह है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो एज ए इंडिविजुअल या एओपी
जिस कैटेगरी, जैसे इंडिविजुअल है तो 10 लाख से ज़्यादा होगी एओपी के शेयर के बगैर, तो ओबियसली आपको एडवांस टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ओबियसली अगर आप एफटीआर या सैलरी इनकम में नहीं आते, उन पर पहले ही कट जाता है। और एओपी और कंपनी होगी तो वो सेल की बेसिस पे अपनी बिजनेस इनकम पे टैक्स दे रहे होते हैं। जी जनाब, अगर आपको ये बात क्लियर होगी हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। जी जनाब, इधर कोई क्वेश्चन हो तो मैंने शेख साहब आपको लिंक भेज दिया है, उसको क्लिक करके आप मीट के अंदर लाइव आ सकते हैं। क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तब तक मैं आगे चलता हूँ जी। मैंने सवाल एक बल्कि पेश कर दिया था जी आप लोगों के लिए। What is meant by term perquisite and how the same shall be computed for income tax purposes when received from employer। देखिए, इसमें मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिट्स हैं जो आपको रिसीव होते हैं, तो उसको मैं वन बाय वन करके आपको सारे शेयर करता हूँ। अभी मैं ज़रा निकाल लूँ उसको सामने परक्विजिट्स को। जी ये पहला है जी, मोहम्मद अमीन शेख साहब ने कहा शुक्रिया जी। आपका शुक्रिया अमीन साहब, आप आने बात करें आके अगर आप सवाल करना चाहते हैं। जी मैं शेयरिंग अपनी बाद में मैं ज़रा पेस्ट कर लूँ जी, फिर सवाल एक आ गया है वो मैं लेता हूँ उनका सवाल। जी मैं सवाल ज़रा ले लूँ जी, फिर मैं अपनी शेयरिंग करता हूँ जी। जी ये पहला है जी, ये फयाज अहमद साहब कह रहे हैं सर, इफ एओपी बिजनेस इज गवर्नमेंट सप्लायर, अच्छा, हाउ द पार्टनर विल पे एडवांस टैक्स इफ नोटिस रिसीव अंडर सेक्शन 147। देखिए बात ये हो रही फयाज साहब, अगर एओपी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो एओपी ने एडवांस टैक्स पे करना है। अगर पार्टनर की कोई इनकम नहीं है तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो फयाज साहब अगर आपको आवाज़ आ रही है तो इसको क्लियर हो गया तो इसको ओके कर दें। जी नेक्स्ट मैं था जी, पहला मैं परक्विजिट जी आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, वो मोटर व्हीकल यूज होली और पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पजेज। ये पिछले लेक्चर में हमारा रह गया था, इस पे बात आके चूँकि टाइम ख़त्म हो गया था, तो अब इस पे क्वेश्चन ये है नंबर 1 कि अगर आप मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर है, अगर आप सिर्फ इसको पर्सनल बेस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो है एम्प्लॉई की इनकम में ऐड होगा। अगर लीज होगी तो लीज की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी यानी विदाउट मार्कअप होगी, उसका जो 5% है, अगर पर्सनल बेस पे है तो 10% जो है उसकी सैलरी इनकम में एम्प्लॉई की ऐड होगा। अगर बिजनेस के लिए होगा तो 0% होगा, सिर्फ बिजनेस के लिए। और अगर बोथ पर्पजेज के लिए होगा गाड़ी का इस्तेमाल तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल या उसकी जो लीज्ड फेयर मार्केट वैल्यू है वो उसकी सैलरी इनकम में हर साल ऐड किया जाएगा जी। ये आपका मोटर व्हीकल का पर्पजेज पहला। अच्छा जी, कोई सवाल उधर से? सवाल एक आ गया जी, किन्होंने किया है? पहला सवाल, 2 सवाल है जी। पहला है मोहम्मद आतिफ इरशाद, वो कह रहे हैं सर, प्रोविडेंट फंड ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज एग्जेम्प्ट what we not declare in the what if we not declare it in wealth as an asset because its accumulated balance is also exempt, please answer in explanation। देखिए मोहम्मद आतिफ इरशाद साहब, बात ये हो रही है कि अगर आपका कोई, देखे ना, कल को जब आप पैसे मिलेंगे तो किसके अगेंस्ट फिर आप एडजस्ट करेंगे? आपको रिसीवेबल बुक करना ही है ताकि कल को जब पैसे आए तो पता, वैसे भी एसेट कंसील नहीं कर सकते ना, वो तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। आप उसका रिसीवेबल डालें ताकि कल को जब मिले तो एग्जम्पशन जो है वो आप उसकी इंटैक्ट रहे, गड़बड़ ना हो जाए कि पैसा कहीं और से आया। जी जनाब, अगर आतिफ साहब आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। यावर सलीम साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं इज देयर फर्दर टैक्स पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन and whether this further tax is company's liability or distributor's liability। देखिए बात क्या हो रही है यावर सलीम साहब, अगर तो आप क्या कहते हैं, आप पे लॉ ऑब्लिगेशन डालता है, प्राइसेस अगर पहले से फिक्स हुई हुई है, 3rd शेड्यूल आइटम है,
तो उस पर तो फर्दर सेल टैक्स आप चार्ज नहीं ना कर सकते, क्योंकि वो फिक्स है, वो तो मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर ने पे करना होता है। तो आप अगर आगे सप्लाई करते हैं तो प्राइसेस भी जैसे फिक्स है, उस पर तो वो को कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन वहाँ जहाँ फर्दर सेल टैक्स है, अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई करते हैं ऑब्वियसली, तो फिर क्या होगा, आपको 3% फर्दर सेल टैक्स चार्ज करना है। और जब आप चार्ज करेंगे तो ये टैक्स बेसिकली पनिशमेंट टू दैट पर्सन है, उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होगा जो अनरजिस्टर्ड होगा। तो अगर उसको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, जैसे फाइनल कंज्यूमर को रिक्वायर्ड नहीं है, या कोई और बंदा जो कि लॉ में फॉल नहीं करता, तो वहां पे फर्दर सेल टैक्स आप चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिक्वायर्ड है और वो नहीं रजिस्टर्ड होता, तो फिर आपको सेल टैक्स उसको चार्ज करके गवर्नमेंट को एज इट इज ही विदाउट इनपुट एडजस्टमेंट के जमा करवाना है। यावर सलीम साहब, अगर आपको ऑब्वियसली जहां जहां एग्जम्पशन है उनको निकाल के है, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट है जो मेरे पास, नेक्स्ट ये वीडियो हमारी जी लाइव यूट्यूब पे भी जा रही है, फेसबुक पे भी जा रही है, लिंक्डइन पे भी जा रही है, और हमने जो लिंक मीट का भेज दिया है उसके थ्रू भी आप लाइव आके क्वेश्चन कर सकते हैं जी। पहला था जी मेरा ये परक्विजिट, मैं दूसरे परक्विजिट की तरफ जा रहा हूँ जी। मैं पेस्ट कर लूँ तो फिर आप लोगों से शेयरिंग कर लेता हूँ इसकी। यावर सलीम साहब ने ओके कर दिया जी, चले थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट है जी मेरे पास, अच्छा इससे पहले कि मैं शेयर करूं जी, एक सवाल आ गया फयाज अहमद साहब का। वो कह रहे हैं सर प्लीज सेंड मी सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स बुक्स विच आई हैव नॉट रिसीव्ड, माय ईमेल इज फयाज अहमद। अच्छा चले जी, मैं फयाज साहब मैं इसको इंशाल्लाह ताला आज लाजमी आपको जी ये सेशन ओके करके ना, तो मैं लाजमी आपको बुक्स जो है वो सेंड कर दूंगा जी। मोहम्मद आतिफ इरशाद साहब ने ओके कर दिया, चलो ये भी हो गया जी। अच्छा जी, मैंने आपको दिया है काजी कैसर साहब आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब कोई सवाल है तो कर लीजिएगा जी। अच्छा जी, सवाल बात हो रही थी, सैलरी पे बात हो रही थी, इस पे मैं बात कर रहा था। हाँ जी, सैलरी ऑफ हाउसकीपर, ड्राइवर और अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट। अगर आपको आपका एम्प्लॉयर परक्विजिट्स के तौर पे सैलरी मतलब बेनिफिट दे देता है जी, आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके साथ, उनको आप अपने साथ हाउसकीपर, ड्राइवर या डोमेस्टिक कोई भी है, उसके पूरे पैसे वो दे दे। फर्ज करें 3 लाख आपको सैलरी का बेनिफिट हो जाता है, वो आपको आपके ड्राइवर की सैलरी दे देते हैं, सबकी दे देते हैं। तो जितना भी पार्ट एम्प्लॉयर पे करेगा, जो कि ऑब्वियसली रेट करता होगा कि आपके पर्सनल बेनिफिट से, तो वो आपकी सैलरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि अगर वो कहते हैं नहीं जी आप आधा आप पे करें आधा हम पे करेंगे, तो जितना वो आपका पे करेंगे उतना आपकी सैलरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। ये मैं पर्सनल और डोमेस्टिक सर्वेंट्स की बात कर रहा हूँ। ऑफिस वालों को अगर वो पे करते हैं और ऑफिस का काम करते हैं, तो वो आपको पता है कि वो आपकी सैलरी इनकम में ऐड नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। हाँ जी, मीनवाइल शाहजेब अली आए, वो कहते हैं सवाल कर रहे हैं हाउ टू रजिस्टर फॉरनर इन FPR। देखें शाहजेब अली साहब, आप उसका जो पासपोर्ट और जो ओवरसीज NIC बेस है, उस बेस पे आपको NTN जो है वो मिल जाएगा। आप उसको उसके चीज़ें पूरी करके ले सकते हैं। जितने भी नॉन रेजिडेंट हैं या फॉरनर्स हैं, वो उसके उस बेस पे जो पासपोर्ट या उसका ओवरसीज का जो बना होता है, दोनों में से जो भी है वो आप दे के और पर्टिकुलर्स वेरीफाई करा के तो उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। काजी कैसर साहब कह रहे हैं जी प्लीज शेयर बुक्स विद मी आल्सो। अच्छा ठीक है जनाब काजी साहब, ये सेक्शन जरा ऑफ हो जाए तो इसके बाद आपको भी और पहले जो उन्होंने किया दोनों को मैं बुक जो है वो शेयर कर देता हूँ जी। जनाब मैं आगे चलता हूँ जी। 2 मैंने अभी आपको परक्विजिट्स दिए हैं, अब मैं तीसरे की तरफ जा रहा हूँ जी। तीसरा जी मेरा पॉइंट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूटिलिटीज जी। इस पे मैंने बात करनी है आप लोगों से। मैं पेस्ट कर लूं पहले। जी मीनवाइल सवाल आ गया जी। एक मुमताज अली शेख साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सर इफ आई हैव अबव $10,000 एंड हैव
नो फॉरेन एसेट्स सब्जेक्ट शुड आई फाइल 116 स्टेटमेंट। देखिए मुताली शेख साहब पहले भी किसी ने किया था सवाल, शायद आप ही का था या किसी का था, मैंने कल भी आपको जवाब दिया है कि अगर आप यूएस डॉलर 10,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा फॉरेन सोर्स इनकम हो जाए या 1 लाख यूएस डॉलर से ज़्यादा वेल्थ हो जाए तो 116 ए की स्टेटमेंट सेपरेटली फाइल करना उन्होंने रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, ये ज़रा नोट कर लीजिएगा, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। तो अगर आपको मुमताज़ अली शेख साहब जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। जी जनाब, मैं बात कर रहा था जी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूटिलिटीज़, इस पे बात ये हो रही है अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी वो यूटिलिटीज़ जैसे घर के यूटिलिटी के आपके इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस और वाटर के बिल हैं, उसमें जितनी कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर करेगा, जितनी भी आप 10%, 5%, 50%, 100% जो बिल है, तो जितना वो बेनिफिट आपको पास ऑन करेंगे वो आपकी सैलरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। जी जनाब, ये तो बड़ा क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है जी। उधर से मुमताज़ अली शेख साहब ने ओके कर दिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मैं आगे जा रहा हूँ जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये सारे परक्विजिट्स हम शेयर कर रहे हैं जी, आप इसको सेक्शन 13 के अंदर देख भी सकते हैं जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज कर दे या वेव ऑफ कर दे, यानी माफ़ कर दे, और आप एम्प्लॉई हो तो वो जो बेनिफिट आपके पास आएगा उसको भी सैलरी इनकम ही ट्रीट किया जाएगा, वो पार्ट ऑफ सैलरी बनेगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे जनाब ये तो लोन था तो फलाना माफ़ हुआ, तो बेनिफिट तो आपको रिसीव हुआ तो आपको ऑफर करना पड़ेगा। चलें, ये भी हो गया जी। नेक्स्ट आ रहा है जी, एक सवाल आ गया, फयाज अहमद साहब कह रहे हैं सर इफ AOP बिजनेस इज गवर्नमेंट सप्लायर हाउ द पार्टनर विल पे एडवांस टैक्स इन नोटिस रिसीव। मैंने पहले भी आपको फयाज अहमद साहब जवाब दिया है, अगर आपको एडवांस टैक्स का नोटिस आया तो आप पार्टनर की इनकम चेक करें कोई है, अगर नहीं है तो फिर AOP खुद अपना जो एडवांस टैक्स है वो जमा करवाएगी। सो फयाज अहमद साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, ये मैं नेक्स्ट में जा रहा हूँ 5 नंबर पे जी, जो बेनिफिट आपका परक्विजिट्स के तौर पे नंबर 5 आ रहा है जी। ये मैं पेश कर लूं जी, फिर मैं शेयर कर देता हूं आप लोगों से जी। नंबर 5 ये है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और सर्विसेज प्रोवाइडेड। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है, जो आप फर्ज करें लीगल सर्विसेज आप बाहर से ले रहे हैं, मेडिकल की ले रहे हैं, अगर आपकी कोई ऐसी पेमेंट जो वो आपके बिहाफ पे कर देता है तो वो आपकी ऑब्वियसली परक्विजिट्स के तौर पे आएगा। अगर वो एग्जेम्प्ट ना हुआ तो उस पर वो आपकी इनकम में तो उसने आना ही है, फिर आगे वो एग्जाम्पशन में चला जाएगा, जैसे मेडिकल अलाउंस या रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस है या मेडिकल फैसिलिटी है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस आपका वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर वो एग्जेम्प्ट हो गया तो निकल जाएगा, अदरवाइज आपको उस पर वो टैक्सेबल इनकम में ऐड किया जाएगा। फयाज अहमद ने कह दिया जी ओके, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, आगे काजी साहब का एक सवाल है, वो कह रहे हैं SECP अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स बिलो 1 मिलियन कैपिटल कंपल्सरी कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। काजी साहब बात ये हो रही है SECP में तो अनऑडिटेड अकाउंट्स आपके साथ चले जाएंगे, उसमें बात हो सकती है, लेकिन इनकम टैक्स की जो है ना रिक्वायरमेंट है कि कंपनी के लिए जितना मर्जी कैपिटल हो उसके ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल करना लाजमी है। मसला ये होगा कि उधर जाके आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, वो फिर मांगेंगे कि जी आप अपने रेलिवेंट जो ऑथराइज्ड जो आपके बंदे हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी हैं, उनका आप सर्टिफिकेट लगाएंगे तो ऑडिटेड अकाउंट्स बनेंगे। तो SECP की हद तक बात ठीक हो जाएगी, लेकिन जो इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे। सो काजी साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। जी जनाब, मेरा क्वेश्चन था प्रॉपर्टी अगर आपको कोई ट्रांसफ़र कर देते हैं कम रेट पे या ऑब्वियसली शेयरिंग करके कर देते हैं तो वो आपका वो भी सैलरी इनकम ही बनेगा आपका, ये भी परक्विजिट्स के थ्रू उन्होंने क्लियर कर दिया। अच्छा जी, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट है जी फैसिलिटी ऑफ, ये नंबर 6 है जी मेरा पॉइंट, फैसिलिटी ऑफ अकोमोडेशन और हाउसिंग इंक्लूडिंग सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 15(5)। देखिए पहली बात तो ये है
अगर आपका एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो आपने 45% ऑफ बेसिक सैलरी और गवर्नमेंट सेक्टर में मिनिमम ऑफ टाइम स्केल या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ जो अकोमोडेशन जो रेंट उसका बनेगा फेयर मार्केट का, दोनों में से जो हायर होगा वो एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड करना है। इसी तरह अगर सेल्फ हायरिंग है तो उसमें लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर आपने एक्चुअली लॉ छूट ये देता है कि अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू लिया तो रेंट आप एक्चुअल लेंगे। अगर आपने जो रेंट है वो लिया है 45% वाला, तो फिर आपने प्रॉपर्टी इनकम में वही रेंट ऐड करना है दोनों में से, यानी एक्चुअल आरसीटी और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर पे जाएगा जी। ये ज़रा दो चीज़ें आप नोट करें कि अकोमोडेशन सैलरी के लिए बेस करती है कि आपकी सेल्फ हायरिंग है या अदरवाइज है। जी जनाब, आगे ये मेरा 6 नंबर पॉइंट था जी, मेरा ख्याल इधर पोस्ट नहीं हुआ। चले अब इसका जो सेकंड लास्ट पॉइंट है जी वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, परकोजिट्स था जी। नेक्स्ट है जी मेरे पास, हाँ जी, इस मैं पेस्ट कर लूँ जी, फिर आपका सवाल लेता हूँ जी। काली साहब कह रहे हैं जज़ाकल्लाह सर, चले थैंक यू वेरी मच जी। उन्होंने एक और कहा जी, कैन फादर परचेज प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ मेजर बिकॉज मेजर डोंट हैव लीगल सोर्स। जी बिल्कुल काजी साहब, बिल्कुल खरीद सकते हैं। उसको वो अपनी वेल्थ में डिक्लेयर करेंगे। अब ज़रा जेन में रखिएगा, 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी होगी तो वो क्रॉस चेक में थ्रू जाएगी इमूवेबल, और मूवेबल होगी तो वो भी 10 लाख से ऊपर होगी तो क्रॉस चेक होगा। ये ज़रा आप क्लियर कर लें, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो इसको ओके कर दें। अच्छा जी, अब जो पॉइंट आगे मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपका एम्प्लॉयर इंटरेस्ट फ्री लोन आपको देता है या लोन एट कंसेशन रेट पे, तो आप लोग क्या करेंगे? और फिर इसके बाद एक और है, वो बाद में फिर शेयर करते हैं जी। सबसे पहले अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, यानी लोन ने कहा जी 10% से कम पे लोन नहीं दिया जाएगा और अमाउंट भी 10 लाख से ज़्यादा होगी, तो तब ये आपकी इनकम में कोई बेनिफिट ऐड होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के बराबर या ज़्यादा है तो तब भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और अगर लोन की अमाउंट 10 लाख के कम है तो तब भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप 10 लाख से ऊपर जाएंगे और रेट अगर 10% होगा तब भी कुछ नहीं करना। जहाँ रेट 10% से कम होगा और 10 लाख से अमाउंट ज़्यादा होगी तो फिर आप फ़र्ज़ करें आपने 15 लाख लोन लिया है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो 10% जो होगा वो अप्लाई होगा बेंचमार्क रेट और एम्प्लॉय की इनकम में जो मार्कअप होगा वो एज ए बेनिफिट के तौर पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको 4% पे लोन दिया गया 15 लाख रुपए है, फिर आप क्या करेंगे कि 10% में से 4% माइनस करेंगे और डिफरेंशियल जो होगा वो उसकी इनकम में ऐड किया जाएगा। जी जनाब, ये तो आपका अब इसके बाद अगर आप वही लोन किसी एसेट में इस्तेमाल कर लेते हैं और एसेट से जो इनकम आती है उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस अलाउ होंगे तो आपको नॉट लेस दैन बेंचमार्क तो लाजमी मिलेगा, लेकिन रेट ऑफ मार्क अगर उससे ज़्यादा होगा, मसलन 12% पे आपने लिया तो 12% आप उसमें से माइनस कर सकते हैं। जी काजी साहब कह रहे हैं जी जज़ाकल्लाह, आप शुक्रिया जनाब, आपको दुआ कर दें और कोई सवाल हो तो वो आप ज़रूर कर लें। जी जनाब, अभी तक मेरा जो पॉइंट आखिरी चुके रहता है वो करके मैं इसको क्लोज करता हूँ जी। अब लो ने फिर आखिरी पॉइंट ये बताया है जो 7 नंबर मेरा ख्याल है जी बनता है। इसके अलावा अगर मैं पहले पेश कर दूं जी, फिर मैं शेयरिंग करता हूं आप लोगों से। जी जनाब, ये 7 नंबर पर जी आखिरी पॉइंट है। अगर इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई बेनिफिट देता है तो वो भी एम्प्लॉई के तौर पे तो वो भी सैलरी इनकम में ऐड किया जाएगा। ये कासिम कैसर साहब कह रहे हैं हाउ टू चेंज आरटीओ फ्रॉम एबटाबाद टू फैसलाबाद होम टू राइट। देखिए बात ये हो रही है, आपको पहले जुरिस्डिक्शन के ऑब्वियसली वो जो उनके जो ऑर्डर्स होते हैं इंटरनल वो करते रहते हैं। तो अगर आपका ऑब्वियसली बिजनेस या जो हाँ आपका सेटअप सारा या आप खुद दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं तो आप मार्क कर दें जी मेंबर आईआर को भी और रेलेवेंट चीफ कमिश्नर को भी मार्क कर दें। ऑब्वियसली के वो रिपोर्ट उन्होंने आरटीओ से ही लेनी है
वो लेके वो वेरीफाई करा के तो फिर आपकी जो जुरिसडिक्शन होगी वो चेंज की जाएगी। तो ये कैसर साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें जी, बिल्कुल जुरिसडिक्शन आपकी चेंज हो सकती है। देखें जी टाइम पूरा है जी, अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कर लें। तो मेरी तरफ से तो जी जितनी मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि आप लोगों तक शेयरिंग मैं करूं। अच्छा, हमारा जो चैनल है जी, मैं उसका लिंक दोबारा दे रहा हूं जी। इसमें तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसमें 200 प्लस हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, मैंने पहले भी बताया है, बाकी जगहों पे भी। और इसको सब्सक्राइब कर दें, इसमें बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। इसमें बुक्स है हमारी जी, पीडीएफ में सॉफ्ट फाइलें पड़ी हुई हैं, इसमें वीडियोस हैं जिसमें जो मुख्तलिफ वीडियोस हमारी जो अपलोड हुई हैं, जो हमने सेमिनार्स किए हैं 200 प्लस हैं, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने जहाँ जहाँ काम किया है सबको बीच में हमने जो है वीडियोस रिकॉर्ड करके क्वेश्चन आंसर की शक्ल में वो हमने इसके अंदर डाले हुए हैं और सेमिनार्स की शक्ल में। एक आखिरी सवाल और है जी, मैं ले लेता हूँ। वो जहीर साजिद साहब आए, वो कहते हैं इफ़ ए नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन परचेज लैंड एट वेरी लो कॉस्ट टू प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड लॉन्च scheme etc industrial estate from provincial government, then it should be withhold the tax from the sale of plots, time period should be imposed। नहीं, आप अगर देखें नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ज़मीन खरीदी है, ज़ाहिर बात है, देखें पर्पस और ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट वो चीज़ अलाउ करती है, आपने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, टाइम पीरियड, तो फिर ऑब्वियसली ये तो बिजनेस इनकम बन गया ना जी। ये तो फिर अब आपको एग्जम्पशन लेनी पड़ेगी, एनपीओ की रजिस्ट्रेशन, और इससे जो इनकम जनरेट होगी वो आप उसी ट्रस्ट या उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहले आप क्लियर करेंगे तो तब आपको एग्जम्पशन इसमें मिलेगी। अदरवाइज अगर आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें टाइम पीरियड नहीं देखा जाएगा, ये बिजनेस इनकम काउंट होगा जी। ज़हीर साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। हुमायूं अजीज़ खान साहब कह रहे हैं इनहेरिटेड कैश अमाउंट को रिटर्न में कैसे और कहाँ ऐड करें। बड़ा अच्छा सवाल है हुमायूं साहब। आप ना पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट लें और लिस्ट एक बना लें कि जिसमें जो डेथ की केस में जो जो प्रॉपर्टी है या जो कुछ आया है उसको जो लीगल हेयर्स हैं वो अपनी वेल्थ में रिपोर्ट कर सकते हैं कि विरासत में कैश आया, बैंक आया, प्रॉपर्टी आई है, कुछ भी आया है, शेयर्स आए हैं, वो अपने नाम पे उसको शो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके सक्सेशन सर्टिफिकेट वो लीगली आप साबित कर दें कि आपको विरासत में ये चीज़ें उनके पास थी और आपके पास पास ऑन हुई हैं। तो हुमायूं अजीज़ साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें जी। जनाब आज के लिए जी इतना ही, पूरा 1 घंटे का सेशन हमने कैरी किया है। हम कोशिश कर रहे हैं जी कि 7:30 से 8:30 बजे तक इसको कैरी करें। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।